नमस्कार साथियों। 31 अगस्त 2021 को राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक महोदय के द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें प्रदेश के सभी शासकीय और शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में शाला प्रबंधन समिति का गठन किए जाने की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख है। आज हम समझेंगे कि सभी विद्यालयों में शाला प्रबंधन समिति का गठन किस प्रकार करना है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आज आपको एक एक पॉइंट को बहुत बारीकी से और बहुत विस्तार से बताऊंगा। कृपया इसे अंत तक ज़रूर देखें। तो हम चलिए देखते हैं क्या है आदेश। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 बनाए गए हैं। इन नियमों के तहत पूर्व में संदर्भित पत्र अनुसार संबंधित शालाओं में शाला प्रबंधन समितियों का गठन सत्र 2019 में 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु किया गया था। इसी तारतम्य में सत्र 2021-22 एवं 22-23 हेतु प्रदेश की सभी शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक माध्यमिक शालाओं में दिनांक 9/9/2021 यानी 9 सितंबर 2021 को शाला प्रबंधन समिति का गठन निम्नानुसार किया जाना है। शाला प्रबंधन समिति की संरचना, समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया, स्थानीय निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं शिक्षक, अन्य सदस्यों का चयन संलग्न परिशिष्ट क्रमांक 1 अनुसार होगा। शाला प्रबंधन समिति के गठन पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक एवं कक्षा 1 से 8 की संयुक्त माध्यमिक शालाओं में प्रधानाध्यापक, प्रभारी शिक्षक द्वारा संलग्न प्रपत्र आ अनुसार वर्गवार नामांकन की जानकारी तैयार कर ली जाए। यहीं पर समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ये 9 सितंबर 2021 को जो कार्रवाई करना है उसका पूरा चार्ट है। ये आपको आदेश प्राप्त हो गया होगा। निर्वाचन के लिए भी इसकी हार्ड कॉपी आपको प्राप्त हो जाएगी कि सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक 9 सितंबर को शाला के प्रधानाध्यापक या प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना और गठन प्रक्रिया का वाचन करना होगा। 10:30 से 11 के बीच वंचित समूह और कमज़ोर वर्ग के बच्चों के नामांकन अनुपात में पालकों और अभिभावकों की संख्या की गणना कर शाला के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना। 11 से 11:30 के बीच पुरुष एवं महिला पालक अभिभावक सदस्यों का निर्वाचन। 11:30 से 11:40 शिक्षक और अन्य सदस्यों का चयन। 11:40 से 12 बजे तक चयनित पुरुष महिला पालक अभिभावक सदस्यों के एवं शिक्षक अन्य सदस्यों के नाम नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना। और मध्याह्न उपरांत 2 बजे से 2:20 अध्यक्ष का निर्वाचन और 2:20 से 2:40 उपाध्यक्ष का निर्वाचन और 3 बजे समिति के गठन की सूचना। इस तरह से ये पूरा समय सारणी तैयार किया गया है। उपरोक्त अनुसार गठित शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल शैक्षणिक सत्र 2021-22 और 22-23 के लिए मान्य होगा। गठन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी परिशिष्ट 1 अनुसार होगी। परिशिष्ट 1 क्या है, आगे हम देखेंगे। शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा स्थानीय निकाय के माननीय महापौर, अध्यक्ष, सरपंच महोदय से शाला के प्रबंधन समिति में एक महिला पार्षद या पंच महोदय के नामांकन हेतु संदर्भित पत्र के परिशिष्ट 6 अनुसार प्रारूप दिनांक 6/9/2021 के पूर्व तक अनुरोध पत्र भेजा जाएगा। शाला सचिव शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी निर्धारित परिशिष्ट 11 पर भरकर दिनांक 10/9/2021 तक संबंधित जनशिक्षक को सौंपेंगे। जनशिक्षक द्वारा इसका संकलन कर दिनांक 13/9/2021 तक
परिशिष्ट 12 भरकर विकासखंड स्रोत समन्वयक स्रोत केंद्र पर जमा किया जाएगा। बीआरसीसी द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2021 तक परिशिष्ट 13 अनुसार एक्सेल सीट पर एंट्री करवाकर जिला शिक्षा केंद्र को प्रेषित किया जाएगा। जिला शिक्षा केंद्र के द्वारा जिले की एकजाई जानकारी परिशिष्ट 14 अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र को 20 सितंबर 2021 तक प्रेषित की जाएगी। कृपया उपरोक्तानुसार शाला प्रबंधन समिति गठन की कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु संबंधितों को निर्देशित करने का कष्ट करें। कक्षा 1 से 10 के जो स्कूल हैं यानी हाई स्कूल, कक्षा 1 से 12 के जो हायर सेकेंडरी हैं, 6 से 10 के जो स्कूल हैं और 6 से 12 तक जो संचालित स्कूल हैं, इन संचालित एकीकृत शालाओं में शाला प्रबंधन या शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों का गठन पृथक से जारी निर्देशानुसार किया जाएगा। इस संबंध में किसी भी जिज्ञासा समाधान हेतु राज्य शिक्षा केंद्र के दूरभाष क्रमांक 0755 07 68 395 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है। अब हम आगे देखेंगे परिशिष्ट 1 और परिशिष्ट 2 क्या हैं। ये एक पत्र है, इसे हमें थोड़ा सा समझना होगा। शाला प्रबंधन समिति के गठन के पूर्व शाला प्रबंधन समिति के गठन के पूर्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला में तैयार की जाने वाली जानकारी शाला नामांकन के आधार पर इस प्रपत्रानुसार जानकारी तैयार कर शाला के प्रधानाध्यापक प्रभारी शिक्षक द्वारा शाला प्रबंधन समिति की संरचना एवं गठन प्रक्रिया का वाचन करते समय निम्न जानकारी प्रदान की जाए। साथियों, यहाँ ये समझना जरूरी है कि यदि हमने ये चार्ट सही बना लिया तो हमारा पूरा निर्वाचन प्रक्रिया विधि संगत हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। तो हमें इसे समझना है, बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है। शाला का नाम, विकासखंड, डाइस कोड, जिला यहाँ हम भर देंगे। वर्गवार नामांकन की स्थिति, प्राथमिक शाला यदि है कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर हमें वर्गवार, यहाँ पर हमें बच्चों की संख्या भरनी है कि वंचित वर्ग के कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, कमजोर वर्ग के कितने बच्चे हैं और अन्य वर्ग के कितने बच्चे हैं। अब हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि वंचित वर्ग कौन सा वर्ग होता है। वंचित वर्ग होते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, CWSN, 1 ग्राम पट्टाधारी और विमुक्त जाति। यदि इन वर्गों के बच्चे आपके विद्यालय में हैं, जो कक्षा पहली में जितने बच्चे हैं इन वर्गों के, उसकी संख्या आप यहाँ पर लिख दीजिए। फिर आएगा कमजोर वर्ग। उस स्कूल में OBC और जनरल सामान्य वर्ग के वे बच्चे जिनकी गणना वंचित वर्ग में CWSN के रूप में नहीं हुई है, उन बच्चों में से ऐसे बच्चे जो BPL हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं या अति गरीबी के अंतर्गत आते हैं, वो कमजोर वर्ग में आएंगे। यहाँ वंचित वर्ग में 2 वर्ग और शामिल किया गया है, एक है अनाथ बच्चे और दूसरा HIV पीड़ित बच्चे। इन सभी वर्गों को जोड़कर यानी वंचित समूह में आपके पास कौन कौन हो गए, एक अनुसूचित जाति, दूसरा अनुसूचित जनजाति, तीसरा CWSN बच्चा, चौथा विमुक्त जाति, पांचवा 1 ग्राम पट्टाधारी, छठवां अनाथ बच्चा और सातवां HIV पीड़ित बच्चा। ये 7 कैटेगरी में जो बच्चे हैं, प्रत्येक कक्षावार, कक्षा पहली में कितने बच्चे हैं इस कैटेगरी में, तो यहाँ पे संख्या लिख लीजिए। कमजोर वर्ग यानी BPL और गरीबी रेखा के नीचे और अति गरीबी वाले बच्चों की संख्या यहाँ आएगी, और उनको छोड़ करके जो भी अन्य बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ आएगी।
इसी तरह आप कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 की एंट्री कर लीजिए और यहाँ पर आपके विद्यालय में प्राइमरी है तो कुल वंचित वर्ग के कितने बच्चे हैं, कुल कमज़ोर वर्ग के कितने बच्चे, कुल अन्य वर्ग के कितने बच्चे हैं, ये यहाँ लिख लीजिए। इसी तरह यहाँ माध्यमिक शाला की जानकारी आ जाएगी। यदि कक्षा 1 से 8 तक संयुक्त माध्यमिक शाला संचालित है तो यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की पूरी जानकारी आप लिख लें। शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का विवरण, कितने सदस्य आपके शाला से निर्वाचित होंगे, तो चूँकि 50% महिला और 50% पुरुष का निर्वाचन करना है, 14 सदस्यों का निर्वाचन करना है, तो यहाँ पर निर्वाचित होने वाले सदस्यों की में यहाँ पर 7 महिला और 7 पुरुष, कुल 14 यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पे 18 नहीं आएंगे क्योंकि 4 का हम मनोनयन करेंगे, 4 का निर्वाचन नहीं करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगा कि मनोनयन कौन कौन होंगे और निर्वाचन किसका होगा। तो ये जो हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अभिभावकों का निर्वाचन होगा और एक नगरीय क्षेत्र में वार्ड का पार्षद, जिस वार्ड में स्कूल स्थित है, और एक महिला पार्षद जो महापौर के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में उस वार्ड का पंच जहां विद्यालय स्थित है और एक महिला पंच जो सरपंच मनोनीत करे। ये 2 सदस्य होंगे जनप्रतिनिधियों से और एक सदस्य विद्यालय का जो शाला प्रभारी हैं, जो शाला प्रबंधन समिति के सदस्य सचिव होंगे, और दूसरा उस विद्यालय में वरिष्ठ महिला शिक्षिका जो हैं वो। इस तरह से 4 सदस्य का मनोनयन होता है और 14 सदस्यों का निर्वाचन होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे शाला प्रबंधन समिति के निर्वाचित होने वाले सदस्यों का वर्गवार विवरण। यहाँ पे वंचित वर्ग में कितने आएंगे। अब हमें उस नामांकन के आधार पर देखना है कि आपके विद्यालय में वंचित वर्ग के कितने प्रतिशत बच्चे हैं। यदि आपके यहाँ एक एग्जाम्पल ले लें कि आपके यहाँ 100 बच्चे हैं और उसमें से 60 बच्चे वंचित वर्ग के हैं, तो 14 का 60% जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यानी 14 गुणा 6 यानी का परसेंटेज जब हम निकालेंगे तो 84% निकलेगा। तो यहाँ पर हम जो सदस्यों की संख्या रखेंगे वो 84% सदस्य हमारे वंचित वर्ग के हो जाएंगे। कितने में से? 14 में से। यहाँ हम कुल 18 में से नहीं लेंगे, 14 में से। 14 में से वंचित का प्रतिशत कितना है, कमजोर का प्रतिशत कितना है, अन्य का प्रतिशत कितना है, ये हमें यहाँ पर लिखना होगा। हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके संबंध में और विस्तृत निर्देश क्या हैं। समिति का गठन, ये परिशिष्ट बा है। परिशिष्ट आ हमने ठीक से कर लिया तो बाकी समस्या हमें नहीं होगी। अब इसमें मैं कुछ मोटी मोटी बात केवल आपको बताऊंगा कि प्रत्येक स्कूल में समिति में 18 सदस्य होंगे। उनमें से कम 3/4 स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों या अभिभावकों में से समिति के सदस्य होंगे। वंचित और कमजोर समूह से संबंधित बच्चों के पालकों अभिभावकों का समिति में प्रतिनिधित्व कुल नामांकित बच्चों के अनुपात में होगा। यहाँ पर जो मैं आपको पूर्व में समझा चुका हूँ। 2 सदस्य स्थानीय प्राधिकारी के निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे और प्रधान शिक्षक या स्कूल की वरिष्ठतम महिला शिक्षक समिति के सदस्य होंगे। प्रधान शिक्षक या वरिष्ठतम शिक्षक समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। समिति में सदस्यों में से 50% महिलाएं होंगी। समिति का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इनका निर्वाचन समिति के निर्वाचित पालकों या अभिभावकों में से किया जाएगा। परंतु यदि महिला अध्यक्ष महिला नहीं है तो उपाध्यक्ष कोई महिला ही होगी, ये बाध्यता रहेगी। यानी अध्यक्ष महिला या पुरुष दोनों में से कोई हो सकते हैं। यदि अध्यक्ष महिला है तो उपाध्यक्ष महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। पर यदि अध्यक्ष पुरुष है
तो उपाध्यक्ष अनिवार्य रूप से महिला ही होगी। समिति के गठन में यहाँ पर हमें समिति के 18 सदस्यों में से 14 सदस्य, जिनमें 7 महिला सदस्य सम्मिलित हैं, स्कूल में नामांकित बच्चों के पालकों अभिभावकों में से होंगे। शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ में समिति का सदस्य सचिव उपनियम 2 का के उपबंधों के अनुसार स्कूल में नामांकित वंचित समूह और कमजोर वर्ग के संबंधित बालकों के पालकों या अभिभावकों के 14 सदस्यों को आनुपातिक रूप से नियत करेगा तथा समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित होने वाले पालकों अभिभावकों की संख्या का वर्गीकरण स्कूल के सूचना पट पर निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित करेगा। वंचित समूह के पुरुष पालक कितने, महिला पालक कितने और कुल कितने। अभी हमने पूर्व में परिशिष्ट 1 में ये हमने गणना करके निकाल लिया है, उसी की संख्या यहाँ पर आएगी। आगे देखते हैं। परंतु यदि स्कूल समेकित कक्षा 1 से 8 है तो शाला प्रबंधन समिति के पालक सदस्यों में उसके प्राथमिक खंड कक्षा 1 से 5 और मिडिल खंड कक्षा 6 से 8 का समान प्रतिनिधित्व रखा जाएगा। यानी 7 सदस्य हमको प्राइमरी से चुनना होंगे और 7 सदस्य मिडिल से चुनना होंगे। समिति के शेष सदस्य ये वार्ड पार्षद और महिला शिक्षिका का मनोनयन किस प्रकार होगा, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि शाला प्रबंधन समिति के गठन की प्रक्रिया क्या है। तो इसमें 18 में से 14 सदस्य पालकों के बीच में से होंगे और शेष इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये वो एक उदाहरण समझने की ज़रूरत है। यदि किसी शाला में बच्चों के नामांकन की कुल संख्या 100 है, इनमें से वंचित समूह की संख्या 40 है, कमजोर वर्ग के बच्चों की संख्या 20 है और अन्य वर्ग की संख्या 40 है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शाला में समूह वर्ग अनुसार बच्चों का अनुपात इस प्रकार होगा। वंचित समूह 40%, कमजोर 20% और अन्य 40%। यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि कोई भी विद्यालय या कोई भी शाला प्रभारी इस उदाहरण को देख करके इतने सदस्य का मनोनयन नहीं कर लेंगे कि हमें वंचित समूह से 6 सदस्य ले लेना है 40%, कमजोर वर्ग से 3 सदस्य ले लेना है और अन्य वर्ग से 5 ले लेना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हर विद्यालय में नामांकन में वर्गवार नामांकन में भिन्नता होती है। तो जिस विद्यालय में जितने प्रतिशत वंचित वर्ग के होंगे उतने प्रतिशत उनके नियम में किए गए प्रावधान अनुसार समिति में 14 पालक अभिभावक सदस्यों में उक्त समूह और वर्ग का प्रतिशत भी बच्चों के नामांकन के अनुपात में होगा। यदि आपके यहाँ वंचित समूह 20% है तो यहाँ उनके पालकों की संख्या भी 20% रहेगी। यहाँ पर यदि अन्य वर्ग 60% है तो यहाँ पर भी अन्य वर्ग में 60% होगा। अतः इस प्रकार 14 पालक अभिभावक सदस्यों में से उक्त समूह वर्ग की संख्या निम्नानुसार होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं पर सबसे ज़्यादा त्रुटि होती है। हमें अपने विद्यालय का वर्गवार नामांकन ठीक करना है और प्रतिनिधित्व ठीक ठीक चयन करना है। इसमें और क्या जटिलताएं हैं वो हम समझेंगे कि उपरोक्त संख्याओं की गणना करते समय 0.5 या 0.5 से अधिक की संख्या को पूर्णांक माना गया है। यहाँ आप देखेंगे 40% वंचित समूह है तो संख्या 6 है, अन्य वर्ग भी 40% है तो संख्या 5 है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब हमने इसका 40% निकाला तो 5.5 आया, तो 5.5 को पूर्णांक क्या कर लिया, 14 का 40% क्या हो गया 5.5, तो पूर्णांक इसको 6 कर दिया। अब व्यक्ति को आधा तो आप बांट नहीं सकते हैं, आपको उसको पूरा करना पड़ेगा, तो इसको आपने 6 कर लिया। अब चूंकि 6 और 3 9 और कुल 14 करने हैं तो लास्ट में 5 ही बचेंगे, तो इसमें हमने बाद में इसमें इसको पूर्णांक कम कर दिया, इसको 5 कर दिया। इसी तरह पहले आप वंचित वर्ग का चयन करेंगे तो आपको इस तरह से संख्या करनी पड़ेगी। ठीक इसी तरह जब आप महिला पुरुष की गणना करेंगे तो महिला सदस्य को पहले आपको पूर्णांक में पूरा करना पड़ेगा, बाद में आप पुरुष सदस्य को लेंगे। नियम में किए गए प्रावधान अनुसार समिति में 50%
सदस्य महिलाएं होंगी, अतः सदस्यों की संख्या में पुरुषों और महिलाओं की संख्या निम्नानुसार होगी। यहाँ आप देखिए, जब हमने यहाँ वंचित समूह में 6 कुल सदस्य लिए, 3 पुरुष 3 महिला, कुल 6। कमजोर वर्ग में हमें 3 लेना था, तो हमने 1 महिला लिया और 1 पुरुष लिया और 2 महिलाएं ली, यानी 1.5 का सबसे पहले पूर्णांक हमने महिला का किया, यहाँ 2 महिला हो गई, 1 पुरुष हो गए। फिर अन्य वर्ग में हमने 3 पुरुष और 2 महिलाएं कर लिया, कुल 7 पुरुष 7 महिलाएं और टोटल 14। इस तरह से हमें अपने विद्यालय में शाला प्रबंधन समिति के गठन में इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो 7 सदस्य हैं, इनका चयन कैसे होगा, तो ये प्रक्रिया हमें समझने की ज़रूरत है। सदस्य सचिव, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन एक एक बिंदु इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे ध्यान से, सभी से अनुरोध करूंगा कि इसे अंत तक जरूर देखिए। एक भी बिंदु यदि आपने छोड़ दिया तो निश्चित रूप से आपके निर्वाचन प्रक्रिया में त्रुटि हो जाएगी और जो बाद में समस्या का कारण बनेगी। इसलिए निर्वाचन सही हो, पारदर्शी हो और शासन के नियमानुसार हो, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और प्रत्येक निर्देश को ठीक तरीके से समझने की कोशिश करें। यहां पर यह लिखा हुआ है कि इस प्रकार समिति में पालक अभिभावकों की संख्या कुल 14 में वंचित समूह, कमजोर वर्ग, अन्य वर्ग के पालकों अभिभावकों का वर्गीकरण किए जाने के बाद सदस्य सचिव का उपरोक्त वर्गीकरण की जानकारी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। यह गणना 31 अगस्त 2021 की स्थिति में बच्चों के नामांकन को ध्यान में रखते हुए की जाए। एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि यहाँ पर आपको नामांकन जो रखना है वो आपको 31 अगस्त को की स्थिति में रखना है। 31 अगस्त में जो नामांकन आपके विद्यालय में है, आप इसी को मान करके पूरा निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। सदस्य सचिव द्वारा प्राथमिक शाला की स्थिति में कक्षा 2 से कक्षा 5 तक का रिजल्ट, मतलब इन कक्षाओं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा 2 से कक्षा 5, यानी रिजल्ट हो जाएगा कक्षा 1 से कक्षा 4 तक का। और माध्यमिक शालाओं में कक्षा 6 से कक्षा 8 तक का रिजल्ट, यानी तक में पढ़ रहे बच्चे, यानी रिजल्ट हो जाएगा कक्षा 5वीं से कक्षा 7वीं तक का रिजल्ट। और संयुक्त माध्यमिक शालाओं में कक्षा 2 से कक्षा 8 के उन बच्चों जिन्होंने गत वर्ष अर्थात वर्ष 2018-19 में ए ग्रेड प्राप्त किया है के महिला पालक अभिभावकों में से 7 महिला सदस्यों के नाम लॉटरी द्वारा निकालेंगे। इसी तरह महिला सदस्यों का निर्वाचन वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य सदस्यों की संख्या अनुसार होगा। पहले हम 7 महिला चुन लेंगे। महिला किन में से चुनेंगे? जो बच्चे हमारे विद्यालय में A+ ग्रेड के हैं। आगे आप देखेंगे इसको A+ ग्रेड में। यदि संख्या कम हो जाती है, 7 सदस्य A+ ग्रेड के नहीं हैं बच्चे, तो फिर हम A ग्रेड को शामिल करेंगे। और यदि उसके बाद भी हमारी रिक्ति पूरी नहीं होती तो हम 1 ग्रेड और नीचे उतरेंगे। ये हमारी प्रक्रिया होगी। अभी हम देखें कि हमने 7 महिला सदस्य चुन लिया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमने तीनों वर्ग चुन लिया, यहाँ वंचित समूह, कमजोर समूह, फिर अन्य समूह। उसके बाद जिन बच्चों की माँ का शाला प्रबंधन समिति हेतु निर्वाचन हो जाएगा, उसके पिता यानी पुरुष सदस्य को निर्वाचन के लिए नहीं लिया जाएगा, उसकी पर्ची अलग कर दी जाएगी। पर्ची केवल उन लोगों की रहेगी जिन लोगों का नाम अभी तक नहीं आया है, यानी किसी भी बच्चे के माता और पिता दोनों सदस्य नहीं हो पाएंगे। यदि उनके 2 बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं और दोनों A+ ग्रेड में हैं, तो उस परिस्थिति में ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन बाकी परिस्थितियों में ऐसा नहीं होगा। अब हम देखें, महिला सदस्यों का निर्वाचन हो जाने के बाद इसी प्रक्रिया अनुसार 7 पुरुष पालक अभिभावक सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। लेकिन जिन बच्चों के महिला पालक अभिभावक का निर्वाचन हो चुका है, उनके पुरुष पालक अभिभावक के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि A ग्रेड के बच्चों की संख्या किसी समूह या वर्ग में निर्धारित पालक अभिभावक
सदस्य संख्या से कम है तो उस स्थिति में ए ग्रेड से एक ग्रेड नीचे के बच्चों के नाम पर विचार किया जाएगा। तो ये हम देखा कि इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होगी। अध्यक्ष का निर्वाचन कैसे होगा? तो इन जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिन सदस्यों का हमने निर्वाचन कर लिया है, इसमें जो टोटल 18 सदस्य होंगे उसमें से 4 सदस्य जो होंगे, 2 पार्षद और 2 शिक्षक, ये निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। अध्यक्ष का निर्वाचन इन 14 सदस्यों में से होगा। इन 14 सदस्यों में से जो भी सदस्य चाहें अध्यक्ष के लिए नामांकन परिशिष्ट 7 के अनुसार भर सकते हैं, और यदि एक नामांकन प्राप्त होगा तो निर्विरोध हो जाएगा, और एक से अधिक होंगे तो पर्ची में नाम लिखकर या चिन्ह अंकित कर गुप्त मतदान के द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया होगी। यहाँ पर यह भी गुप्त मतदान यानी हाथ उठा करके कोई निर्वाचन अपने विद्यालय में ना करा लें, पर्ची लिखवा करके कराएं और गुप्त मतदान से होगा। सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और परिशिष्ट 8 में इसके निर्वाचन की घोषणा की जाएगी। इसी प्रक्रिया में उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। यहाँ पर बस एक बात ध्यान देने वाली है, यदि अध्यक्ष महिला नहीं है तो उपाध्यक्ष अनिवार्य रूप से महिला ही होगी, और अध्यक्ष यदि महिला है तो उपाध्यक्ष महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पर यह भी ध्यान देने वाली बात है कि अध्यक्ष यदि महिला है तो उपाध्यक्ष महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी हो सकता है। शाला प्रबंधन समिति का कार्यकाल 2 साल का होगा। समिति के गठन की सूचना किस किस प्रारूप में देना है वो प्रारूप आपको मिलेंगे। ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात, वंचित समूह में कौन कौन है? तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे यानी CWSN बच्चे और HIV ग्रसित बच्चे, ये इसमें शामिल हैं। कमजोर वर्ग में कौन बच्चे होंगे? तो BPL कार्ड और अंत्योदयधारी कार्ड और अनाथ बच्चे। मैं क्षमा चाहूँगा, शायद मैंने वंचित समूह की गणना में पहले आपको अनाथ बच्चों को वंचित समूह में बता दिया था। वंचित समूह का बच्चा, अनाथ बच्चा कमजोर वर्ग की श्रेणी में आएगा। अनाथ बच्चा कौन है? जिसके माता पिता वर्तमान में दोनों जीवित नहीं हैं, वो अनाथ बच्चे की श्रेणी में आएगा। तो BPL और अंत्योदय कार्डधारी और अनाथ बच्चे कमजोर वर्ग में गणना में ले लीजिए, और वंचित समूह, अनुसूचित जाति, जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे और HIV प्रभावित बच्चे, ये 6 कैटेगरी के बच्चों को वंचित समूह में ले लीजिए, और इनको छोड़ करके जो बच्चे होंगे वो अन्य वर्ग में होंगे। फिर ये आपके परिशिष्ट हैं, जो आपको परिशिष्ट शाला प्रबंधन समिति की बैठक की सूचना आपको प्रत्येक सदस्य को ये देनी पड़ेगी। ये एक परिशिष्ट है। फिर परिशिष्ट 3, शाला प्रबंधन समिति के माता पिता अभिभावकों को निर्वाचन की सूचना देनी पड़ेगी। परिशिष्ट 4, स्थानीय वार्ड के माननीय पार्षद पंच महोदय या शाला प्रबंधन समिति के मनोनयन की सूचना इसमें होगी। 5, शाला प्रबंधन समिति के एक महिला पार्षद के मनोनयन का प्रारूप इसमें है। और इस तरह से सभी आपके जिस प्रारूप में आपको जानकारी देना है वो है परिशिष्ट 11। हम परिशिष्ट 11 को देख लेते हैं। ये है परिशिष्ट 11। शाला का नाम, जन शिक्षा केंद्र का नाम, विकासखंड का नाम, जिला, शाला प्रबंधन समिति के गठन की जानकारी आपको इस परिशिष्ट में देनी है। और इसमें शाला का नाम में नियमानुसार शाला प्रबंधन समिति का गठन किया गया। गठन की कार्रवाई पर्यवेक्षक, जो पर्यवेक्षक विकासखंड स्तर से निर्धारित होंगे, उस पर्यवेक्षक का नाम, उनका पद की उपस्थिति में की गई। गठन के दौरान अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के निर्वाचन की कार्रवाई में निर्धारित प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया गया तथा इस संबंध में जानकारी निम्नानुसार है। शाला प्रबंधन समिति में पालकों अभिभावकों के गठन निर्वाचन संपन्न हुआ, हाँ या नहीं। स्थानीय
पंच पार्षद का मनोनयन हुआ, हाँ या नहीं। यहाँ पर यह है कि यदि स्थानीय पंच या पार्षद का पद वर्तमान में रिक्त है तो इसे रिक्त रखा जाएगा, ये पद रिक्त रहेगा। और यदि वो वर्तमान में हैं तो तभी यहाँ पर मनोनयन हो पाएगा। ठीक इसी तरह से महापौर ने महिला पार्षद का मनोनयन किया है या नहीं, यदि महिला पार्षद हैं वर्तमान में पद में तो यहाँ पर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ या नहीं, उपाध्यक्ष का निर्वाचन हुआ या नहीं। और ठीक यही प्रक्रिया होगी महिला शिक्षक के लिए। यदि महिला शिक्षक विद्यालय में पदस्थ नहीं है तो उसके स्थान पर पद रिक्त रहेगा, वो पद किसी पुरुष के शिक्षक के नाम से नहीं भरा जा सकता है। अध्यक्ष का नाम, उसकी आयु और किस वर्ग से लिया गया है, महिला है पुरुष है, और उसका मोबाइल नंबर। उपाध्यक्ष का नाम, आयु, किस वर्ग से लिया गया है, महिला पुरुष, उसका मोबाइल नंबर, और बाकी की ये जानकारी आपको ये संकलित करके ये जानकारी आपको जन शिक्षक को उपलब्ध करानी है। जन शिक्षक परिशिष्ट 12 में जानकारी बीआरसी ऑफिस में देंगे और परिशिष्ट 13 में बीआरसी जानकारी जो है जिला शिक्षा केंद्र को देंगे और इस परिशिष्ट में जानकारी जिला शिक्षा केंद्र से जो है वो राज्य शिक्षा केंद्र को जाएगी। तो साथियों ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें यदि हमने शुरू में वंचित समूह, कमजोर वर्ग और अन्य वर्ग के चयन में त्रुटि नहीं की, उसमें कोई गलती नहीं हुई, तो हमारा निर्वाचन निश्चित रूप से निर्विघ्न और नियम अनुसार संपन्न होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो शाला प्रबंधन समिति के गठन करने, निर्वाचन करने, अध्यक्ष सचिव के निर्वाचन करने में आपको बहुत सहायक सिद्ध होगा। और पुनः अनुरोध करूंगा कि इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और ये जानकारी सभी तक पहुंचाएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद साथियों।